आज के इस वीडियो में हम जमात शशम मज़मून तारीख़ की दरसी किताब में मौजूद चंद अहम असबाक़ का मुताला करने के बाद अहम अहम नुकात आपको समझाएंगे, अहम अहम मालूमात आपको देंगे। उसी तरह पिछले वीडियो में हमने जमात शशम मज़मून शहरियत का जो टॉपिक है, देही मुकामी इंतज़ामी इदारे जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद, इन तीनों मकामी इंतज़ामी इदारों से मुतालिक मुकम्मल और तफसीली मालूमात उस वीडियो में बता चुके हैं। तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो देख सकते हैं। उसी तरह जमात पंजुम मज़मून तारीख़ की भी दरसी किताब का हमने मुताला करके अहम अहम नुकात बताए हैं, अहम अहम मालूमात दिए हैं। तो ये पूरी मालूमात 2 वीडियो में बताई गई है। उन दोनों वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। मकाम, ज़माना, शख्स और समाज तारीख़ के 4 बुनियादी सुतून हैं। यानी तारीख़ लिखने के लिए इन 4 बुनियादी सुतूनों का, पिल्लरों का होना ज़रूरी है, जैसा मकाम, ज़माना, शख्स और समाज। इन चारों की मदद से हम तारीख़ लिख सकते हैं। अगर हमें किसी मकाम की तारीख़ लिखना है तो उस मकाम से मुतालिक मालूमात होना ज़रूरी है। अगर हम किसी ज़माने की तारीख़ लिख रहे, जैसे अहद क़दीम की तारीख़ लिख रहे हैं आप, तो अहद क़दीम से मुतालिक मालूमात होना ज़रूरी है। उसी तरह किसी शख्स और समाज के मुतालिक मालूमात लिख रहे हैं, अगर किसी शख्स और समाज से मुतालिक आपको तारीख़ लिखना है तो उस शख्स और उस समाज से मुतालिक मालूमात होना ज़रूरी। इस तरह मकाम, ज़माना, शख्स और समाज तारीख़ के 4 बुनियादी सुतून हैं। अब देखते हैं भारत की जोग्राफियाई खुसूसियात, यानी हमारा जो मुल्क भारत है उसका जो ज़मीनी साहिली इलाक़ा है, यानी पूरे मुल्क की जोग्राफियाई खुसूसियात को 6 हिस्सों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हिमालय, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र दरियाओं का मैदानी इलाक़ा, थर का रेगिस्तान, दक्कन की सतह मुर्तफ़ा, साहिली इलाक़े और छठाई जज़ायर। इन 6 हिस्सों में, इन 6 जोग्राफियाई हालात में, खुसूसियात में भारत को बांटा गया है। तो आगे देखते हैं। हिंदुकश पहाड़ में दर्रा खैबर और दर्रा बूलान से गुज़रने वाला क़दीम तिजारती रास्ता रेशम शाहराह के नाम से जाना जाता है। चीन से वस्ती एशिया होता हुआ मुल्क के अरब तक जाता है। देखिए, जो हिंदुकश पहाड़ है, हिंदुकश जो पहाड़ है वहाँ पर दर्रा खैबर और दर्रा बूलान, ये 2 दर्रा किसे कहते हैं? 2 बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान से एक जो खुश्की का रास्ता गुजरता है उनसे दर्रा कहते हैं। तो हिंदुकश पहाड़ में दर्रा खैबर और दर्रा बूलान से जो क़दीम तिजारती रास्ता गुजरता है उसे रेशम शाहराह कहते हैं। इसे रेशम शाहराह इसलिए कहते हैं कि क़दीम ज़माने से यहाँ पर रेशम की तिजारत होती है, इसलिए चीन से वस्ती एशिया होता हुआ मुल्क के अरब तक जाता है। देखिए, ये जो क़दीम रास्ता है जिसे हम रेशम शाहराह कह रहे हैं, ये चीन से निकलता हुआ वस्ती एशिया होते हुए मुल्क के अरब तक जाता है। चलिए अब हम आगे देखेंगे। थर का रेगिस्तान राजस्थान, हरियाणा और गुजरात रियासतों के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है थर का रेगिस्तान। ये रेगिस्तान 3 रियासतों के कुछ हिस्सों पर फैला हुआ है, जैसे राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। आगे देखिए, बर्रे आज़म अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। देखिए, पूरे दुनिया का अगर सबसे बड़ा रेगिस्तान, अगर ये सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब है सहारा रेगिस्तान, जो कि बर्रे आज़म अफ्रीका में है। टीईटी में इससे पहले ये सवाल आ चुका है। दक्कन की सतह मुर्तफ़ा के शुमाल में सतपुड़ा और विंध्या के पहाड़ी सिलसिले। देखिए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जो जोग्राफिया खुसूसियत में से दक्कन की जो सतह मुर्तफ़ा है, तो उसके शुमाल में सतपुड़ा और विंध्या के पहाड़ी सिलसिले। सतपुड़ा पहाड़ी सिलसिले की सबसे बुलंद चोटी का नाम धूपगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश में आती है, जिसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। दक्कन के मगरिब में सह्याद्री पहाड़ी सिलसिले हैं, जिसे मगरिबी घाट कहते हैं। देखिए, दक्कन की जो सतह मुर्तफ़ा है उसके मगरिबी हिस्से में सह्याद्री पहाड़ी सिलसिला है, जिसे हम मगरिबी घाट के नाम से भी जानते हैं। मगरिबी घाट में
रियासत महाराष्ट्र की सबसे बुलंद चोटी कलसूबाई है, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। देखिए, अगर सवाल इस तरह भी आए कि महाराष्ट्र की सबसे बुलंद चोटी का नाम क्या है, तो भी उसका जवाब रहेगा कुलसूबाई। या फिर ऐसा भी पूछे जाए कि महाराष्ट्र में जो मगरबी घाट है, जो पहाड़ी सह्याद्री पहाड़ी सिलसिला है, उसकी बुलंद चोटी पूछे तो भी कुलसूबाई। महाराष्ट्र की बोल रहे हैं, महाराष्ट्र की, तो उसकी लंबाई यानी ऊंचाई है 1646 मीटर। बहरे बंगाल में अंडमान और निकोबार जज़ायर है। देखिए, जो हिंदुस्तान के शुमाली हिस्से में जो बहरे बंगाल है, जो समंदर है, तो उसमें जो जज़ायर है वो 2 जज़ायर है, अंडमान और निकोबार। और जज़ायरुल हिंद लक्षद्वीप बहरे अरब में वाक़ है। उसी तरह जो लक्षद्वीप ये जो जज़ायर है वो बहरे अरब में वाक़ है, इस समंदर में वाक़ है। आगे देखिए, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत, इन ममालिक को मिलाकर जो ज़मीनी इलाक़ा वजूद में आया है, इसे जनूबी एशिया के नाम से जाना जाता है। इसी ख़ित्ते को बर्रे सग़ीर हिंद का नाम दिया गया है। देखिए, बर्रे सग़ीर हिंद किसे कहते हैं, तो बर्रे सग़ीर हिंद में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत जैसे मुल्कों का शुमार होता है। और इन तमाम मुल्कों का जो इलाक़ा वजूद में आया, ज़मीनी इलाक़ा, तो इस इलाक़े को जनूबी एशिया कहते हैं। और दूसरी अहम बात, बर्रे सग़ीर हिंद में या फिर जनूबी एशिया में चीन और म्यांमार का शुमार नहीं होता है, इस बात को आपने जहन में रखिए। भोजपत्र, भोज नामी दरख्त की छाल से बनाया जाता है। ये दरख्त कश्मीर में पाए जाते हैं। देखिए, कश्मीर में भोजपत्र यानी एक कागज़ बनाया जाता है जिसे हम भोजपत्र के नाम से जानते हैं। तो ये भोजपत्र भोज नामी दरख्त की छाल से बनाया जाता है और ये दरख्त कश्मीर में पाया जाता है। जहाँ तक हमें याद है, गुज़िश्ता कुछ साल पहले टीटी में इसके ऊपर एक सवाल आया था। अब आगे देखते हैं वेदक अदब, यानी जो 4 वेद है उसका क्या अदब, उसके अदब के ताल्लुक़ से मालूमात दी गई है। देखते हैं, वैद अदब पर मबनी तहज़ीब को वैदक तहज़ीब कहते हैं। देखिए, ये जो वैद होते हैं 4 वेद, तो इन चारों वेद के अदब पर जो तहज़ीब बनी है उस तहज़ीब को वैदक तहज़ीब कहते हैं। कई ऋषि मुनियों ने वेदों को तख्लीक़ किया, संस्कृत ज़बान में तख्लीक़ किया गया था। देखिए, जो वैदक अदब है ये संस्कृत ज़बान में तख्लीक़ किया गया है और इनको तख्लीक़ करने वाले कौन है, ऋषि मुनियों। जो ऐसे लोग होते हैं जो अपना घर दार छोड़ के जंगलात में निकल जाते हैं इल्म की हुसूलियाबी के लिए, उन्हें ऋषि मुनि कहते हैं। अब आगे देखते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वैदिक किताबें हैं। वेदों को संथा और श्रुति भी कहते हैं। आगे देखते हैं, सबसे पहले है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद किसे कहते हैं, क्या है, ये देखेंगे। ऋचा से बने हुए वेद को ऋग्वेद कहते हैं। देखिए, ऋचा क्या होता है, एक नज़्म होती है और उन नज़मों के मजमूए को जब एक जगह एक किताब में जमा किया गया तब वो ऋग्वेद बनी है। ऋग्वेद में मुख्तलिफ़ देवताओं की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करने के लिए कई ऋचाओं को इकट्ठा करके बनाए गए मजमूए को सूक्त यानी भजन भी कहते हैं। देखिए, ऋग्वेद में जो ऋचा है, ऋचा कहते हैं एक नज़म को, और ऐसी नज़म जिसमें देवताओं की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। तो कई ऋचाओं को जमा करके मिलाकर इकट्ठा करके जो मजमूआ तैयार होता है उसे सूक्त या फिर भजन भी कहते हैं। अब आगे देखिए यजुर्वेद। अब ये जो यजुर्वेद है इसे क्या कहते हैं, यज्ञ में पढ़े जाने वाले मंत्र और इन मंत्रों को यज्ञ की रसूमात में कब और कैसे पढ़ा जाए इसकी मालूमात हमें यजुर्वेद में मिलती है। देखिए, यजुर्वेद में क्या होता है, जो ब्राह्मण लोग होते हैं जो यज्ञ करते हैं, आपको पता है ना यज्ञ किस तरह करते हैं, जो घर में या कहीं कुछ उनके जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम होते हैं हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक, तो वो अपने अपने रसूमात में यज्ञ जलाते हैं, दरमियान में एक आग लगाते हैं और उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। तो यज्ञ में पढ़े जाने वाले मंत्र इसमें बताए गए हैं और कौन से मंत्रों को
किस यज्ञ में कौन से रसूमात में कब और कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, इसकी मालूमात भी यजुर्वेद में मिलती है। अब आगे देखिए अथर्ववेद। ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइब व तकालीफ के इलाज का भी जिक्र है। अद्वियाती नबातात यानी जड़ी बूटियों की मालूमात दी गई है। राजा किस तरह हुकूमत करे इसकी रहनुमाई भी दी गई। देखिए अथर्ववेद में क्या है कि ज़िंदगी में, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो छोटे मोटे मसाइब, तकालीफ, परेशानी आती है, तो उन परेशानियों का, मसाइब का इसमें ज़िक्र किया गया है और इसका हल भी बताया गया है। और साथ ही साथ जो अद्वियाती नबातात यानी जिसे हम जड़ी बूटी कहते हैं, यानी नबातात के ज़रिए जो हम इलाज करते हैं, इसकी मालूमात भी अथर्ववेद में दी गई है। और इस साथ ही साथ राजा महाराजा अपने अवाम पर किस तरह हुकूमत करे, इसकी रहनुमाई भी इस किताब में दी गई है। अब देखिए चौथा, सामवेद। यज्ञ के दौरान मंत्रों को सुर ताल में किस तरह गाया जाए, इसकी रहनुमाई मिलती है। देखिए सामवेद इस किताब में जो यज्ञ के दौरान मंत्र पढ़े जाते हैं, उन मंत्रों को सुर और ताल में किस तरह पढ़े, इसकी रहनुमाई इस किताब में मिलती है। भारतीय मौसीकी की तख्लीक में सामवेद का बड़ा हिस्सा है। देखिए हमारे जो हिंदुस्तान की जो भारतीय मौसीकी है, तो इसकी तख्लीक में सामवेद एक अहम रोल अदा करता है। यानी कि भारतीय मौसीकी की शुरुआत सामवेद से हुई, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अब आगे देखिए ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ की रसूमात में वेदों के इस्तेमाल से मुतालिक मालूमात फराहम करने वाली किताब को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। देखिए हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक यज्ञ की जो रसूमात अदा की जाती है, तो उन रसूमात में वेदों के इस्तेमाल से मुतालिक मालूमात इस किताब में फराहम की गई है। और दूसरी बात, हर वेद की एक अलग ब्राह्मण ग्रंथ होती है। जैसा कि अभी हमने 4 वेद देखे हैं ना, तो चारों वेदों की हर एक की अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होती है। आगे देखिए आर्निक। जंगल में जाकर मुकम्मल यकसोई और तवज्जो के साथ किए गए गौर फिक्र को आर्निक ग्रंथ में पेश किया गया है। देखिए जो ऋषि मुनि होते हैं, ये लोग क्या करते, जंगल में जाकर एक जगह खामोशी में बैठकर पूरी मुकम्मल यकसोई और तवज्जो के साथ किए गए गौर फिक्र को आर्निक ग्रंथ में पेश किया गया है। यज्ञ की रस्म अंजाम देते हुए किसी भी किस्म की गलती सरसद ना हो, इस बात की ताकीद की गई। ये जो किताब है आर्निक, इस आर्निक किताब में आपको ये भी बताया गया है कि यज्ञ की रस्म अंजाम देते वक्त किसी भी किस्म की गलती सरसद यानी जानबूझकर ना हो, इस बात की ताकीद इसमें की गई है। और जंगल में जाकर पूरी तवज्जो के साथ गौर फिक्र करके जो उन्होंने इल्म हासिल किए, उस इल्म को उन्होंने आर्निक ग्रंथ में पेश किया है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं हम कि जंगल में जाकर मुकम्मल यकसुई और तवज्जो के साथ कैसे गौर फिक्र करें, इसकी भी मालूमात आर्निक ग्रंथ में मिलती है। उसके बाद देखिए उपनिषद। उपनिषद के माना गुरु यानी उस्ताद के सामने बैठकर हासिल किया गया इल्म। देखो उपनिषद उसे कहते हैं गुरु या फिर उस्ताद के सामने बैठकर हासिल किया गया इल्म। पेचीदा सवालों पर उपनिषद में बहस की गई है। देखिए ज़िंदगी के, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो पेचीदा सवाल आते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो उन सवालों पर उपनिषद में बहस की गई है। आगे देखिए घोड़े को अश्व कहते हैं। घोड़े को अश्व कहते हैं। किसी इंजन की ताकत उसकी इकाई की निस्बत से नापने के लिए जो इकाई इस्तेमाल की जाती है, उसे अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर कहते हैं। देखिए अगर हमें रेल के इंजन की ताकत नापना है, तो हम क्या करते, रेल की इंजन की जो ताकत नापने की इकाई है उसका इस्तेमाल करते। और ये इस इकाई को क्या कहते हैं, हॉर्स पावर, जिसे हम हिंदी में अश्व शक्ति कहते हैं। अश्व के मायने होते हैं घोड़े के। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको मुनासिब लगा होगा। अगर वीडियो मुनासिब लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर हाजिर होंगे एक नए तालीमी वीडियो के साथ।